लेक्चर थर्ड लेकर आए हैं इंडिया जियोग्राफी का। फर्स्ट लेक्चर में याद रखिएगा मैंने भारत की स्थिति और विस्तार की चर्चा किया था, और सेकंड लेक्चर में भारत के तटीय मैदान, भारत के तट और घाटों की चर्चा किया था, ठीक है ना। जबकि आज के इस थर्ड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वतों की, ठीक है ना। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण सेशन है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद लगभग 55 प्रश्नों को भी हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स भारत के पर्वत की। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो याद रखिएगा, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, और इस पृथ्वी के जब हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसको कुछ इस तरह से बांट करके अध्ययन किया जाता है, और इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तो कह सकते हैं कि इनके 3 परतों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपरी वाली परत होती है ना, इसको कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? क्रस्ट कहा जाता है। जो सेकेंडरी लेयर होता है इसको कहा जाता है मेंटल। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? मेंटल, ठीक है ना। और जो थर्ड लेयर होता है इसको कहा जाता है कोर। यानी क्रस्ट का मतलब होता है भूपर्पटी, मेंटल का मतलब होता है प्रवार, और कोर का मतलब होता है क्रोड, ठीक है ना। अच्छा, ये जो सेकेंडरी लेयर है ना फ्रेंड्स, बीच वाला परत है ना, इस बीच वाले परत में याद रखिएगा मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्मा। जब ये मैग्मा में उभार होता है, जब मैग्मा की मात्रा बढ़ती है और इसका उभार होता है, तो याद रखिएगा जो क्रस्ट वाला हिस्सा है ना वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। क्रस्ट वाला हिस्सा क्या करता है? ऊपर की तरफ उठने लगता है, जिससे किसका निर्माण होता है? तो वो निर्माण होता है पर्वतों का। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको पता हो गया होगा कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो संपूर्ण भारत में जो जितना भूभाग है उस भूभाग पर लगभग 29.3% भाग पर पर्वत स्थित है। ये भी आपको याद रखना, पर्वत और पहाड़ियां स्थित हैं 29.3% भाग पर, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा 27.7% भाग पर पठार स्थित है भारत के अंदर, और साथ ही साथ अगर बात करें तो लगभग 43% भाग पर मैदानी भाग है भारत में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के पर्वत की। तो इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है, याद रखिएगा, अगर 2 भागों में बांटे तो एक है उत्तर पर्वत श्रृंखला और दूसरा है मध्य एवं दक्षिण पर्वत श्रृंखला। तो 2 भागों में इसको बांटा गया है, और इन्हीं 2 भागों के आधार पर हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं उत्तर पर्वत श्रृंखला की। तो देखिए उत्तर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स? तो हिमालय पर्वत आता है। उत्तर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कौन सा पर्वत आता है? तो हिमालय पर्वत आता है, जो कि याद रखिएगा जो कि युवा और विश्व का सबसे नया मोड़दार पर्वत है। तो हिमालय जो पर्वत है ना, ये सबसे युवा और विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत कौन है? तो हिमालय पर्वत है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, जो कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। तो इतना पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। क्या क्या है फ्रेंड्स? याद रखिएगा 27.7% पर पठार है, 29.3% पर पर्वत और पहाड़ है, जबकि 43% भागों पर मैदान है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित जो हिमालय पर्वत है ना, यह सबसे युवा और विश्व का सबसे नया मोड़दार पर्वत है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत के पर्वत श्रेणी की बात करें तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आयु के आधार पर, दूसरा नदियों के आधार पर, ठीक है ना। तो आयु के आधार पर जो है ना, तो याद रखिएगा आयु के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, जबकि नदियों के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत को आयु के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है, उसका हम पहले डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स आयु के आधार पे। तो आयु के आधार पे हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बृहद हिमालय या महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो ये आपको याद रखना है कि आयु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला क्या है? बृहद हिमालय या महान हिमालय, दूसरा क्या है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जबकि तीसरा है शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। अब चलिए हम एक एक की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं महान हिमालय की। तो आप पहले मैप पर देखिए, ये महान हिमालय आप देख रहे हैं ना, ये महान हिमालय है, ठीक है ना। महान हिमालय आपको दिखाई दे रहा होगा मैप पर, ठीक है। और महान हिमालय की बात करें तो इसे बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए
रखिएगा इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है, ठीक है ना। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर है और ये हिमालय श्रेणी की सबसे प्राचीन है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हिमालय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे प्राचीन हिमालय श्रेणी कौन सी है, तो वो है बृहद हिमालय या महान हिमालय, ठीक है ना। और सबसे नवीन जो हिमालय श्रेणी वो कौन सी है, तो वो है शिवालिक हिमालय। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो महान हिमालय या बृहद हिमालय का ही हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किस देश में अवस्थित है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये नेपाल में है। कहाँ है फ्रेंड्स, नेपाल में स्थित है और नेपाल के अंदर इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जबकि नेपाल में स्थित है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपको दिखाई दे रहा फ्रेंड्स, ये है माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ स्थित है, तो बृहद हिमालय या महान हिमालय के में स्थित है, ठीक है ना। आयु के आधार पर उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शिवालिक हिमालय की। याद रखिएगा अगर मैं शिवालिक हिमालय की बात करूं तो शिवालिक हिमालय जो है ना ये हिमालय का सबसे वाह्यतम पर्वत श्रृंखला है। यानी हिमालय का सबसे वाह्यतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो शिवालिक हिमालय है। और ये सबसे नवीनतम भी है, याद रखिएगा सबसे नवीनतम श्रेणी भी है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। हिमालय के परिप्रेक्ष्य में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो महान हिमालय है या बृहद हिमालय, जबकि नवीन कौन सी है, तो वो है शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। इसका निर्माण लगभग 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले ही हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय और मध्य हिमालय आप ध्यान से देखिएगा, लघु हिमालय और मध्य हिमालय किसके किसके बीच है, तो एक बात तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच, महान हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है आपका लघु हिमालय। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो शिवालिक है और महान हिमालय इन्हीं के बीच स्थित है जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसको कहा जाता है लघु हिमालय। तो इतना पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आयु के आधार पर ये जो हिमालय को मैंने 3 भागों में बांटा था ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है पंजाब हिमालय। क्या आता है फ्रेंड्स, पंजाब हिमालय। तो पहला भाग पंजाब हिमालय है। तो आप देख लीजिए नदियों, चूंकि नदियों के आधार पर बांटा गया है तो किन किन नदियों के बीच में पड़ता है पंजाब हिमालय। तो याद रखिएगा एक आपकी सिंधु नदी है और दूसरी आपकी सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित का जो हिमालय है उसी को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच की जो स्थल है उसी को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। और पंजाब हिमालय की विशेषता की बात करें फ्रेंड्स ना तो ये अन्य हिमालयों की अपेक्षा चौड़ा है, ठीक है ना। पंजाब जो हिमालय है वह अन्य हिमालयों की अपेक्षा सबसे अधिक चौड़ा है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो पंजाब हिमालय है ये कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश यानी ये 3 प्रदेशों में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो पंजाब हिमालय जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख इन 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतना पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। याद रखिएगा अब पंजाब हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात कर लेते हैं। तो पहली पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। पंजाब हिमालय की पहली जो पर्वत श्रेणी है वो है काराकोरम। आपको ये नजर आ रही होगी फ्रेंड्स मैप में, ये है काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है K2 यानी गाडविन आइस्टीन। कौन है, K2 यानी गाडविन आइस्टीन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी क्या है। याद रखिएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही एशिया के रीढ़ कहा जाता है। याद रखिएगा एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी। और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत K2 यानी गाडविन आइंस्टीन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कितनी फ्रेंड्स, 8611 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ना फ्रेंड्स, इसको पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। और काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही भारत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है K2 यानी गाडविन आइंस्टीन ये स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर बात करें तो दूसरा जो पर्वत श्रृंखला है वो हमको देखना है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करें तो आप मैप में ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो याद रखिएगा विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम है राकापोसी, याद रखिएगा विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम है राकापोसी, यह लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? लद्दाख पर्वत श्रेणी में, ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी की। याद रखिएगा जास्कर पर्वत श्रेणी की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर पंजाब हिमालय में ही स्थित है। पहली बात जास्कर पर्वत श्रेणी है, कहाँ स्थित है? तो ये भी पंजाब हिमालय का ही हिस्सा है। आपको याद क्या रखना है फ्रेंड्स कि जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच होते हुए बहती है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी जो है किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच होकर बहती है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका जास्कर श्रेणी है और ऊपर आपको नजर आ रहा है ठीक है ना, ये आपको नजर आ रहा है लद्दाख पर्वत। इन्हीं के बीच में जो नदी बहती है ना, वो कौन सी नदी है? तो वो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है फ्रेंड? तो सिंधु नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की। तो देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपको यहाँ नजर आ रही होगी, मैप में आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ना फ्रेंड्स, ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। तो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं धौलाधर पर्वत श्रेणी की। देखिए पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही आता है धौलाधर पर्वत श्रेणी। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है धौलाधर पर्वत श्रेणी, जो कि पंजाब हिमालय का ही हिस्सा है। और इसी धौलाधर श्रेणी में याद रखिएगा, धौलाधर जो है ना, ये कुल्लू घाटी पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। जो धौलाधर है वो कुल्लू घाटी तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। देखिए धौलाधर जो है, देखिए ये पीर पंजाल आपका है, ठीक है, और कुल्लू घाटी इनके बीच स्थित है कौन? धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। अब बात कर लेते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी की। तो याद रखिएगा अगर मैं शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात करूं तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है ये जो है हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रृंखला है। यानी कह सकते हैं कि जो शिवालिक श्रेणी है ये हिमालय की सबसे वाह्य श्रृंखला है। क्या है? सबसे वाह्य पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के अंतर्गत यानी शिवालिक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी काराकोरम का हिस्सा, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला का जो हिस्सा है इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है ये लघु हिमालय में ही स्थित है। याद रखिएगा मैंने पहले आपको आयु के आधार पर जो हिमालय को कितने भागों में बांटा था? तो 3 भागों में बांटा था, और उस 3 भागों में एक था आपका लघु हिमालय, और उसी लघु हिमालय कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो आपका नदियों के आधार पर है पंजाब हिमालय, उसी का हिस्सा है पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखला। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसी पंजाब हिमालय के अंतर्गत जाफरान की खेती होती है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जाफरान की खेती किस हिमालय के अंतर्गत होती है? तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत होती है। और जाफरान का जो फूल होता है ना फ्रेंड्स, इसी जाफरान के फूल से केसर प्राप्त की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा जाफरान के फूल से केसर प्राप्त की जाती है, जो कि पंजाब हिमालय का हिस्सा है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब आप बात आती है फ्रेंड्स कुमायूं हिमालय की। तो अगर मैं कुमायूं हिमालय की बात करूं तो याद रखिएगा ये जो है ना फ्रेंड्स, चूंकि नदियों के आधार पर दूसरा पार्ट है कुमायूं हिमालय, तो ये किस किस नदी के बीच है फ्रेंड्स? तो ये काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और कुमायूं हिमालय का एक और नाम है जिसका नाम है गढ़वाल हिमालय। याद रखिएगा कुमायूं हिमालय को ही एक और नाम से जाना जाता है, गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका जो बात करें फैलाव कितना तक है, इसका विस्तार है तो 320 किलोमीटर ये लंबा है, जो कि सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये जो हिमालय है ना फ्रेंड, जो कुमायूं हिमालय है ना, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में फैला हुआ है, ठीक है।
कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो याद रखिएगा, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने आपसे बताया K2 यानी गाडविन आइस्टीन है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा। याद रखिएगा, सिक्किम में स्थित जो कंचनजंगा है ना, ये दूसरी ऊंची चोटी है, जबकि तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये जो चारों धाम है ना फ्रेंड्स, ये कुमायूं हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है ना। कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों जो धाम हैं ये भी किसका हिस्सा है? तो ये कुमायूं हिमालय का हिस्सा है, ठीक है ना। साथ ही साथ गंगा, यमुना, रामगंगा नदियां का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? कुमायूं हिमालय है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गंगा का, यमुना का और रामगंगा, ये तीनों नदियों का जो उद्गम का मतलब होता है जहां से नदियां निकलती हैं, उनका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये कौन सा हिमालय है फ्रेंड? तो ये है आपका कुमायूं हिमालय। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसे एक अन्य नाम यानी गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अगला पॉइंट जो है आपका नेपाल हिमालय की। अगर नेपाल हिमालय की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, चूंकि नदियों के आधार पर बांट रहे हैं, तो जो नेपाल हिमालय है ना फ्रेंड्स, ये आपकी काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ना फ्रेंड्स, लगभग 800 किलोमीटर के हिमालयी क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। काली नदी और तीस्ता नदी का वो जो हिमालयी क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और लगभग यह 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करें तो यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जो नेपाल हिमालय है ना, वो कुमायूं हिमालय की अपेक्षा क्या है? अधिक ऊंचा है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसी नेपाल हिमालय की जो सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम है, याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो किसका हिस्सा है? तो नेपाल हिमालय का हिस्सा है। और इसे नेपाल के अंदर, ठीक है ना, और इसे नेपाल के अंदर सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। साथ ही साथ नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही फ्रेंड्स धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, मकालू और कंचनजंगा पर्वत चोटियां भी स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो है आप याद रखिएगा, नेपाल हिमालय के अंतर्गत धौलागिरी पर्वत, ठीक है ना, अन्नपूर्णा पर्वत, मकालू पर्वत और कंचनजंगा, ये भी जो है ना पर्वत चोटियां किस हिमालय के अंतर्गत है? तो ये फ्रेंड्स नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, जो कंचनजंगा की बात करें फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे अभी आपको बताया, जो कंचनजंगा है ना, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में स्थित है। और भारत के सिक्किम राज्य में है और साथ ही साथ नेपाल में ही भी इसका विस्तार है। तो बात करते हैं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की, तो वो कौन है? तो वो है फ्रेंड्स कंचनजंगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जबकि पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, जो अभी आपको मैंने बताया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और ये अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जो चौथा पार्ट है जिसे हम नदियों के आधार पर बांटे थे, वो है फ्रेंड्स असम हिमालय। क्या है? असम हिमालय। अगर असम हिमालय की बात करें तो ये किन किन नदियों के बीच है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और ताप्ती नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये हिमालय जो है ना फ्रेंड्स कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है ना। जो असम हिमालय है इस कहाँ कहाँ है? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में फैला हुआ हिमालय है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता हुआ, जो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं जिसे सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत जो है वो ग्लेशियर होते हैं, ठीक है ना, जिसके पिघलने के चलते नदियां हमेशा बहती रहती हैं। यानी कह सकते हैं कि जो सतत वाहिनी का मतलब होता है वे नदियां जो इसमें हमेशा पानी रहता है, यानी हमेशा पानी बहता रहता है। वो कहाँ से उसका उद्गम स्थल है? तो फ्रेंड्स हमेशा ग्लेशियर से निकलती है ना। इसका मुख्य स्रोत है, इसका जो जल कहाँ से मिलता रहता है? तो ग्लेशियर से मिलता रहता है। और ग्लेशियर से ही जो है फ्रेंड्स हमेशा इस नदियों में पानी आता रहता है उसके पिघलने की वजह से। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपने जो है फ्रेंड्स जो 3 पार्ट मैंने बताया है आपका आयु के आधार पर, और जो 4 पार्ट अभी बताया है आपको जो है नदियों के आधार पर, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा पर्वत का, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं
याद रखिए लीजिए कुछ जो पॉइंट है जो हिमालय के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, पहली बात जम्मू कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है, लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये जो राज्य हैं, ये जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, ये फ्रेंड्स हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ से हिमालय पर्वत श्रेणी, इसका आप लोकेशन भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है ना, पूछा जाता है कि क्या हिमालय का विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हिमालय का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य में इसका कोई विस्तार नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश जो है ना पूरा मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, हिमालय के पूर्व से पश्चिम के प्रमुख पर्वत चोटियों की अगर बात करें, पूर्व से पश्चिम, तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो इलाका है इधर पूर्व कहा जाता है और इधर वाला पश्चिम की बात करें, इधर पश्चिम होता है, ठीक है ना। तो पूर्व से पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन सा आता है फ्रेंड्स, तो पहले आता है नामचा बरवा। याद रखिएगा सबसे पहले आता है नामचा बरवा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स, तो नामचा बरवा आता है पूर्व से पश्चिम के क्रम में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं, देखिए नामचा बरवा आता है, फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है फ्रेंड, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, मकालू। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स पूर्व से पश्चिम के क्रम में, ठीक है ना। ये आपका देखिए पूर्व है, जबकि इधर का साइड आपका होता है पश्चिम, ठीक है ना। तो पूर्व से पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा पर्वत आता है, तो वो आता है नामचा बरवा, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा, तीसरे पे मकालू आता है, चौथे पे आपका आता है एवरेस्ट। क्या आता है फ्रेंड्स, चौथे पे आपका आता है एवरेस्ट, पांचवें पे आता है अन्नपूर्णा, जबकि छठे पे आता है धौलागिरी। तो ये याद रखिएगा, एक क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय का पूर्व से पश्चिम के क्रम में कौन सी श्रेणी सही है, तो ये आपको याद रखना है। तो पहले मैंने क्या बताया, पहले आता है नामचा बरवा, याद रखिएगा, दूसरे पे आता है कंचनजंगा, तीसरे पे मकालू, चौथे पे एवरेस्ट, पांचवें पे अन्नपूर्णा और छठे पे आता है धौलागिरी। तो देखिए आपको मैंने यहाँ पे सजा दिया है, ठीक है ना। देखिए ये है नामचा बरवा पहले नंबर पे, फिर कंचनजंगा है दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे मकालू है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ये आपको सीरीज याद रखना है कि कौन सा पहले आता है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले कौन सा पर्वत आता है, तो नामचा बरवा आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पटकई पर्वत श्रृंखला की। तो देखिए पटकई जो पर्वत श्रृंखला वो कहाँ स्थित है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। जो पटकई पर्वत श्रृंखला है ना फ्रेंड्स, जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं उसी में पाई जाती है पटकई पर्वत श्रृंखला। और पटकई पर्वत श्रृंखला जो है ये पूर्व भारत में स्थित है, जबकि म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है ना। जो पटकई पर्वत श्रृंखला है ये भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। और इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई की बात करें तो हिमालय से काफ़ी कम है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला से काफ़ी कम इसकी ऊंचाई होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो पर्वत श्रृंखला यानी पटकई पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत के आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पटकई पर्वत श्रृंखला है वो किस राज्य में नहीं है, तो सबसे पहले त्रिपुरा ऑप्शन में मिलता है। तो याद रखिएगा ये त्रिपुरा में नहीं फैली हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो पटकई पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स ना, इसके 3 भाग हैं। क्या है, 3 भाग हैं। एक आपका पटकई बूम के नाम से जाना जाता है, दूसरा आपका गारो खासी जयंतियां श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो है लुसाई की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नागा पहाड़ियां पूर्व में नागालैंड में स्थित हैं, जबकि भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है नागा की पहाड़ियां, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य और दक्षिण भारत के पर्वत श्रृंखला की। तो मध्य और दक्षिण भारत के अगर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो याद रखिएगा फ्रेंड्स सबसे पहले आता है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। अगर मैं अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करूं तो ये जो इसका जो विस्तार है ना, ये गुजरात से लेकर के राजस्थान और हरियाणा में भी पाया जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका जो विस्तार है लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत जो श्रृंखला है फ्रेंड्स ना, ये सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। लगभग कितना है, तो लगभग 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। याद रखिएगा 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। और ये भारत की ही नहीं बल्कि याद रखिएगा पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना।
साथ ही साथ अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड्स, तो वो है गुरु शिखर। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है, तो वो है गुरु शिखर, ठीक है ना। जिसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो कि कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। हालांकि फैला हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन जो गुरु शिखर है ना वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है फ्रेंड्स राजस्थान में, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, और सबसे प्राचीन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। सबसे नवीन कौन है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय के परिप्रेक्ष्य में सबसे पुरानी कौन सी है, तब तो आप बताएंगे कि जो महान हिमालय या बृहद हिमालय ये सबसे प्राचीन है, और हिमालय के परिप्रेक्ष्य में सबसे नवीन पूछेगा तो आप बताएंगे जो है, ठीक है ना, जो है शिवालिक श्रेणी, ठीक है ना। जबकि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको 3 पहाड़ियां देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। एक तो आपकी कैमूर की पहाड़ी है, दूसरी आपकी पारसनाथ की पहाड़ी है, और तीसरी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। और इसको आपको ध्यान रखना है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत याद रखिएगा, ये जो पर्वत श्रृंखला है ना ये भी बहुत पुरानी और मोड़दार पर्वत है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को वारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो ये पहाड़ी फैली हुई है ना, इसके कुछ हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, तो वारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो कुछ भाग है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, जिसे वारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये जो हिमालय पर्वत, जो विंध्याचल की पर्वत है, उसे कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ झारखंड में और विंध्याचल में, झारखंड में जो कुछ हिस्सा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो पारसनाथ की पहाड़ियां हैं ना, ये पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो पारसनाथ की पहाड़ियां जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। तो ये ऊंचाई आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा सीधा इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, ठीक है ना। और किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध पारसनाथ की पहाड़ियां फ्रेंड्स, तो ये है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। किसका हिस्सा है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इसमें हम ना लगभग 55+ प्रश्नों की श्रृंखला को भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। अगर फ्रेंड्स सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो याद रखिएगा, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ना फ्रेंड्स, ये जो है ना ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में होकर स्थित पर्वत श्रृंखला को सतपुड़ा कहते हैं, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एक तो आपका सतपुड़ा है, दूसरा महादेव की पहाड़ी है, और तीसरा क्या है, मैकाल की पहाड़ी, ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है दक्कन के पठार का ही भाग है, जो कि 3 भागों में बटी हुई है। एक को सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है, दूसरा महादेव की पहाड़ी के नाम से, और तीसरा मैकाल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के याद रखिएगा, उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, और जबकि दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पश्चिम में सतपुड़ा को किस नाम से जाना जाता है, तो राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में इसके कुछ भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और पूर्व में छत्तीसगढ़ में ये स्थित है, इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में जाना जाता है। तो देखिए, म से मध्य प्रदेश और म से महादेव की पहाड़ी, ठीक है ना, जो कि किसका हिस्सा है, तो सतपुड़ा का हिस्सा है, ठीक है ना। जबकि छत्तीसगढ़ में पूर्व में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि किसका हिस्सा है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है।
याद रखिएगा फ्रेंड्स, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे जो ऊंची चोटी है ना, ये इसको धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी को धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। और महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है और इसका लोकेशन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी, अभी मैंने बताया, जबकि दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। और ये दोनों नदियां जो है ना रिफ्ट घाटी से होकर आके अरब सागर में गिर जाती हैं और ज्वारनद मुख यानी एस्यूरी का निर्माण करती हैं। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदियां एस्यूरी का निर्माण करती हैं और कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं ये भी पर्वत श्रृंखला आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अजंता पर्वत श्रृंखला की। तो अगर मैं अजंता पर्वत श्रेणी की बात करें तो याद रखिएगा ये जो पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में स्थित है? तो वो है अजंता पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना, जो महज एक राज्य यानी महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला में स्थित जो गुफाएं हैं, ठीक है ना, अजंता की जो गुफाएं हैं वो जो है गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही साथ सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो आप यहां देख पा रहे हैं, ये है जो फ्रेंड्स आपकी सतमाला, याद रखिएगा ये आपका सतमाला पहाड़ी है, ये आपका हरिश्चंद्र पहाड़ी है ना। ये भी किसका हिस्सा है फ्रेंड्स? तो ये आपका हिस्सा है जो है ये महाराष्ट्र में ही स्थित है ना। अजंता, सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी ये भी किसका हिस्सा है? तो ये आपका हिस्सा है महाराष्ट्र का। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। जबकि अगर बालाघाट पर्वत श्रृंखला की बात करें तो याद रखिएगा बालाघाट जो पर्वत श्रृंखला है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैला हुआ है, यानी ये दो जगह फैला हुआ है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा मैप में। ये है बालाघाट पर्वत श्रृंखला जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगह फैला हुआ है, ठीक है ना। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल का विभाजन का कार्य करता है। याद रखिएगा गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल के विभाजन का कार्य कौन सा पर्वत श्रेणी करता है? तो वो है फ्रेंड्स बालाघाट। कौन है? बालाघाट, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम घाट मतलब सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, यानी पश्चिम घाट पर सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जबकि पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना। पूर्वी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। जबकि पश्चिम घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा अब हम देखते हैं नल्ला मलाई की पहाड़ी। याद रखिएगा नल्ला मलाई की पहाड़ी की बात करें फ्रेंड्स तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। देखिए नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई। तो ये आपको मैप में नजर आ रही होगी नल्ला मलाई की पहाड़ी। नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है एक कृष्णा नदी आपको नजर आ रहा होगा। तो कृष्णा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है ये उत्तर वाला क्षेत्र है और नीचे का क्या है? दक्षिण वाला क्षेत्र है। तो जो नल्ला मलाई की पहाड़ी है ना वो कृष्णा नदी के किधर स्थित है? तो ये है आपका दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना, दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं जावदी की पहाड़ी की। तो याद रखिए जो जावदी की पहाड़ी है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तमिलनाडु राज्य में स्थित है जावदी की पहाड़ी। ये आपको नजर आ रहा होगा मैप पे। जावदी की पहाड़ी जो है कहाँ है? तो ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नीलगिरी की पहाड़ी। देखिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी की बात करें तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं वहीं पर ये पहाड़ी स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये आपको मैप में नजर आ रही होगी नीलगिरी की पहाड़ी। इधर से आपका पूर्वी घाट आता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इधर से पश्चिमी घाट आता है, इधर से पूर्वी घाट। ये जहां आपका मिलता है वो कहां मिलता है फ्रेंड्स? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है। इस नीलगिरी की पहाड़ी को पहाड़ियों का रानी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके विस्तार की बात करें तो ये जो फ्रेंड्स ना ये 3 राज्यों में फैला हुआ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है नीलगिरी की पहाड़ी, जिसे पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इस नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है फ्रेंड्स दोद्दा बेटा। क्या है? दोद्दा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है फ्रेंड्स? वो है दोद्दा बेटा, जो कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी की पहाड़ी
को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो क्रमशः केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो वो नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखना है कि जो टोडा जनजाति है ना फ्रेंड्स, वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही निवास करती है, ठीक है ना। टोडा जो जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ी जो डोडा बेटा है ना, जो पर सर्वोच्च शिखर है, इसी में अवस्थित है टोडा जनजाति। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। देखिए, अगर डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित। याद रखिएगा, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अनामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए उसको भी हम आगे चर्चा कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अन्नामलाई की पहाड़ी की। तो याद रखिए, अन्नामलाई की पहाड़ी की बात करूं तो ये फ्रेंड्स केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है फ्रेंड्स अन्नामुडी। कौन है? अन्नामुडी जो है ना वो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और यही जो है ना ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद बात करते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा ये अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा मैप में अन्नामुडी जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित पर्वत चोटी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कार्डमम पहाड़ी। याद रखिएगा, कार्डमम पहाड़ी की बात करें तो ये जो पहाड़ियां ना फ्रेंड्स ये केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है ना। कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। और ये भारत की, याद रखिएगा, भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी है। कौन सी? कार्डमम की पहाड़ी। और इसी कार्डमम की पहाड़ी पर याद रखिएगा इलायची की खेती ज्यादा होने की वजह से इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कार्डमम की पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, पूर्वी घाट का जो श्रेणी सर्वोच्च शिखर है ना उसे महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसे अन्नामुडी के नाम से जाना जाता है। तो दो भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से इतना पॉइंट समझ पाए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इसके बाद हम लगभग 55 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसमें देखिए मांडव की पहाड़ी की बात करते हैं पहले। जो मांडव की पहाड़ी है ना फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कहाँ स्थित है? तो गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। मांडव की पहाड़ी का अवस्थिति कहाँ है? तो गुजरात के काठियावाड़ में। ये आप लोकेशन पे दे सकते हैं कि गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है मांडव की पहाड़ियाँ। इसके अलावा अगर बात करें सेवराय की पहाड़ी की, तो याद रखिएगा जो सेवराय की पहाड़ी है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ी है, जिसका विस्तार लगभग 50 किलोमीटर तक क्षेत्रफल तक फैला हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं ये जो सेवराय की पहाड़ी है ये कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में इसका फैलाव है, यानी इसका क्षेत्रफल है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें नामचा बरवा पर्वत की, तो जो नामचा पर्वत है ना फ्रेंड्स ये भारत के अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। नामचा बरवा पर्वत जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है ना। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा नामचा बरवा। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? नामचा बरवा, जो कि कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत पर स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि इधर जो है फ्रेंड्स क्या है? इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है? अरब सागर है, ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी के नीचे आप देखेंगे ना तो यहाँ जो है ना ये जो है भारत की द्वीप है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार से जाना जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। जबकि यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स नारचो। ये दो भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो नारचो है। इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लिए होंगे। अब चलिए हम टेस्ट लगाते हैं। यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखा होगा तो जितने भी मैंने लगभग 55 प्रश्नों को इसमें लिया है वो भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां है। देखिए दक्षिण से उत्तर दिशा की बात कर रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दक्षिण से उत्तर दिशा की बात करें तो पहले आती है पीर पंजाल, फिर आता है जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और अंत में आता है काराकोरम पर्वत श्रेणियां, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना वो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर अगर
पर्वत श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले दक्षिण में कौन है, तो पीर पंजाल है, फिर जास्कर की श्रेणी आती है, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी आती है और फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि अगर हिमालय के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हिमालय के परिप्रेक्ष्य में सबसे नवीन जो पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि हिमालय के परिप्रेक्ष्य में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात करें तो वो मैंने बताया था आपको कि महान हिमालय या बृहद हिमालय आपको बताया था। ठीक है ना, ये भी पॉइंट याद रखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से सही क्रम है। देखिए हिमालय की श्रेणी का पूछ रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से अगर उत्तर की ओर बात करें तो यानी ये जो नीचे से ऊपर की तरफ बात कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए नीचे पहले कौन सी श्रेणी है, तो पहले आपको पता है कि नीचे आपकी शिवालिक श्रेणी है, मैंने बताया, फिर आपका लघु हिमालय है और फिर आपका महान हिमालय है। ठीक है ना, अगर पूछता कि उत्तर से दक्षिण तो उत्तर में सबसे पहले महान हिमालय या बृहद हिमालय था, फिर बीच में क्या था आपका लघु हिमालय था और फिर मध्य हिमालय, जबकि सबसे नीचे या सबसे बाहरी जो था वो था शिवालिक हिमालय। ठीक है ना, अगर उत्तर से दक्षिण के परिप्रेक्ष्य में पूछता तब, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर के परिप्रेक्ष्य में, तो याद रखिएगा दक्षिण से उत्तर के परिप्रेक्ष्य में पहले शिवालिक आएगा और फिर लघु हिमालय या याद रखिएगा मध्य हिमालय, जबकि महान और बृहद हिमालय अंत में आएगा। ठीक है, नहीं इस क्वेश्चन का भी विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। तो देखिए लघु हिमालय को ही फ्रेंड्स याद रखिएगा मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मध्य हिमालय है ना वो शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच स्थित है मध्य हिमालय। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ना फ्रेंड्स वो किस राज्य का हिस्सा नहीं, याद रखिएगा मैंने जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर कराया हूं। ठीक है ना, अगर आप उसको देखा होगा तो आप ऑप्शन देखते हैं आंसर कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए उत्तराखंड जो आता है ये भी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, सिक्किम भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है ना फ्रेंड्स ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है। यानी उत्तर प्रदेश मैदानी भाग में विस्तृत है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है। तो जो शिवालिक पहाड़ियों की बात करें तो वो किसका हिस्सा है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जो शिवालिक पहाड़ी है ना वो अरावली, तो आप देख सकते हैं कि अरावली का हिस्सा तो है नहीं, सतपुड़ा जो आप देख रहे हैं ये बीच में स्थित है, पश्चिमी घाट भी नहीं है, तो यानी ये हिमालय का हिस्सा है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। तो भारत की उत्तरी सीमा की बात करें तो भारत की उत्तरी सीमा पर जो पर्वत स्थित है ना फ्रेंड्स वो है हिमालय। याद रखिएगा भारत के उत्तर में क्या स्थित है, तो हिमालय स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो है फ्रेंड्स वो है K2 यानी गाडविन आइंस्टीन। ये भी आपको याद रखना है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है ना, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है फ्रेंड्स सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, कंचनजंगा, ठीक है ना, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो देखिए पहली बात कि भारत का पर्वत शिखर तो K2 गाडविन आइंस्टीन है, लेकिन K2 और गाडविन आइंस्टीन इस ऑप्शन में आपको नजर नहीं आ रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे कंचनजंगा है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बद्रीनाथ अवस्थित है। देखिए मैंने आपसे बताया था फ्रेंड्स कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये जो चारों धाम है वो किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो चारों धाम है ना बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ना, ये जो है ना फ्रेंड्स ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा ये आते हैं कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू गाडविन आइंस्टीन। कौन सी है? केटू गाडविन आइंस्टीन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसको कि याद रखिएगा नेपाल में अवस्थित है। और नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। अगला प्रश्न है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम था वो है कृष्णागिरी। क्या था? कृष्णागिरी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग अवस्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय का कौन सा भाग है? तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि नदियों के आधार पे जो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो उस 4 भाग में मैंने बताया था कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन आता है? तो पंजाब हिमालय आता है। जबकि सतलज नदी, याद रखिएगा, और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय आता है? तो वो आता है कुमायूं हिमालय। कौन आता है? कुमायूं हिमालय, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और नेपाल हिमालय की बात करें तो याद रखिएगा, जो नेपाल हिमालय आता है ना, ये आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। जबकि तीस्ता नदी और याद रखिएगा दिहांग नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इतना पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो देखिए अभी मैंने बताया काली और तीस्ता के बीच में कौन सा स्थित है? तो काली और तीस्ता के बीच स्थित है फ्रेंड्स नेपाल हिमालय। कौन सा है? नेपाल हिमालय, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है? तो याद रखिएगा पंजाब जो हिमालय है ना, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। सिंधु एवं सतलज, याद रखिएगा सिंधु एवं सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय अवस्थित है? तो वो है पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय की बात करें तो याद रखिएगा ये सतलज एवं काली नदी, सतलज एवं काली नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय। और नेपाल हिमालय जो है फ्रेंड्स, ये किसके बीच है? तो ये काली और तीस्ता नदी, याद रखिएगा काली व तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है नेपाल हिमालय। जबकि असम हिमालय की बात करें तो ये है फ्रेंड्स तीस्ता नदी, याद रखिएगा तीस्ता व जो आपका दिहांग है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इतना पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो किन 2 पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? देखिए मैंने आपसे बताया था कि कश्मीर घाटी जो है एक कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप अच्छी तरह से आंसर कर ले जाएंगे। जो बृहद हिमालय और पीर पंजाल है ना, इसी का हिस्सा है कश्मीर घाटी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कुल्लू घाटी निम्न पर्वत श्रेणियों के बीच आती है। तो जो कुल्लू घाटी है ना फ्रेंड्स, ये किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच आती है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में आता है कुल्लू घाटी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उसका नाम है कंचनजंगा, जो कि हिमालय के कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। जबकि पहला कौन सा है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट की जो श्रेणी है ना, इसको पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है उनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणियां हैं ना उनको महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है, यानी कि दक्षिण भारत की आपसे बात कर रहा है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है फ्रेंड्स अनामुदी। कौन है? अनामुदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। अच्छा, वही दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा है। ये कहाँ स्थित है? तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ये भी आपको याद रखना है। जबकि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित, याद रखिएगा अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की वो है अन्नामुडी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या कहलाता है। देखिए मैंने आपसे बताया कि ये जो पूर्वी घाट इधर से और इधर से पश्चिमी घाट जहां आपस में आके मिलते हैं ना, इसी स्थल को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी के नाम से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी नीलगिरी पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है दोदा बेटा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है। तो भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे दक्षिण भाग का मतलब होता है ये इस एरिया में। तो याद रखिएगा मैंने बताया था कि सबसे दक्षिण भाग में भारत की कौन सी पहाड़ी है, तो वह है कार्डमम हिल्स। कौन सी है? कार्डमम हिल, जिसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इलायची की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इतनी चीजें आप समझ पाए होंगे और इतना क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर मैंने आपसे बताया था। पश्चिमी घाट की अगर पूछेगा तो उसको किस नाम से जानेंगे, तो उसको जाना जाता है, फ्रेंड्स याद रखिएगा, पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला को महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको अभी मैंने बताया है। कह रहा है कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो कार्डमम पहाड़ी है ना, ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था, उसमें इसमें पूछा था गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां, ठीक है ना। ये भारत के जो 7 सिस्टर्स स्टेट है उसमें एक आपका स्टेट है मेघालय, और इसी मेघालय में स्थित है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि भारत व म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली जो पर्वत श्रेणी है उसको पटकाई की पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझाया भी हूँ, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है फ्रेंड्स, वो है पारसनाथ की पहाड़ी। याद रखिएगा पारसनाथ की पहाड़ी जो कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ जो चोटी स्थित है ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा धूपगढ़ जो चोटी है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपकी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। तो केटू के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो वो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित कंचनजंगा है, जो कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत के बाद, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। यानी इसकी अगर बात करें फ्रेंड्स कि इसकी ऊंचाई कितनी, तो 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यानी लगभग 8,600 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है। तो आपको मैंने बताया था कि 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि ऑप्शन की बात करें तो इसके नज़दीक जो ऑप्शन है वो है 8,850, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में हिमालय के क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको मैं एक जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। तो देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स मैदानी भागों की। तो मैदानी भागों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला भाग है आपका बावर का क्षेत्र, दूसरा आता है तराई का क्षेत्र, तीसरा आपका खादर का क्षेत्र और चौथा होता है बांगर का क्षेत्र, ठीक है ना। तो मैदानी भागों को 4 भागों में बांटा गया है। और पहले बात करें, पहला है भाबर का क्षेत्र। तो भाबर के क्षेत्र की बात करें तो शिवालिक, ये आपको जो पर्वत श्रृंखला नजर आ रही है इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला है ना, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है जो आपको नजर आ रही है, जो कि याद रखिएगा ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है, या कह सकते हैं सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। और इसी शिवालिक की अगर बात करें दक्षिण में लगभग 10 से 12 किलोमीटर
इसके दक्षिण में लगभग 10 से 12 किलोमीटर के हिमालय के सहारे फैला जो मैदान है ना, उसको जाना जाता है भाबर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप नजर देख सकते हैं, इसको भाबर के नाम से जाना जाता है। और ये जो मैदान है फ्रेंड्स, ये अनुपजाऊ होता है। क्या होता है? अनुपजाऊ होता है, यानी यहाँ पर ये कृषि के लिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। भाबर का मैदान आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। वहीं दूसरा बात करें तराई के मैदान की, तो जो तराई का मैदान है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये लगभग 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है ना, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, ठीक दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में तराई का क्षेत्र स्थित है। और ये जो क्षेत्र है ना, ये दलदली के रूप में आता है, दलदल के रूप में आता है। और ये जो ना फ्रेंड्स कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है ना। तो याद रखिएगा, ये क्षेत्र कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यानी कौन सा क्षेत्र? तो तराई का क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये दो आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बांगर और खादर की, तो जो देखिए जो खादर है ना फ्रेंड्स, ये नवीन होता है। याद रखिएगा, ये नवीन होता है, जो कि ये कह सकते हैं नवीन जलोढ़ का हिस्सा है खादर, ठीक है ना। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का वह क्षेत्र जहां नई मिट्टी की परत बनती रहती है, उसको कहा जाता है खादर का क्षेत्र। और जहां पर नदी का जल पहुंच ही नहीं पाता, यानी वह क्षेत्र जो नदियों से दूर होता है, जहां मिट्टी की परत पुरानी होती है, उसको कहा जाता है, याद रखिएगा, बांगर का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये चारों पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। जो नवीन मिट्टी कह सकते हैं तो वो है आपका खादर, और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको कहा जाता है बांगर, जहां पर नदियों का जल पहुंच ही नहीं पाता। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है? तो हिमालय क्षेत्र का कौन सा भाग? तो हिमालय क्षेत्र का मैंने अभी बताया फ्रेंड कि जो शिवालिक वाला पार्ट है, तो शिवालिक वाले पार्ट से अब मैंने बताया कौन सा भाग एकदम सटा हुआ था, तो शिवालिक वाले भाग से भाबर लगा हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा लगा हुआ क्षेत्र फ्रेंड्स था? तो याद रखिएगा, भाबर का क्षेत्र लगा हुआ था। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी की बात करें तो देखिए नामचा बरवा। कौन है फ्रेंड्स? नामचा बरवा जो है ना, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो मैंने आपसे बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या है फ्रेंड्स? सैंडल पीक। जबकि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें फ्रेंड्स, तो उसका नाम है नारचो। याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? नारचो है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन श्रृंखला की बात करें तो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये तो नवीन पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय के परिप्रेक्ष्य में जो महान हिमालय या कह सकते हैं कि जो बृहद हिमालय है, हिमालय के परिप्रेक्ष्य में सबसे प्राचीन है। और हिमालय के परिप्रेक्ष्य में सबसे नवीन जो है वो शिवालिक श्रेणी आती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जबकि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। यानी क्वेश्चन बी, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, याद रखिएगा, गुरु शिखर। क्या है फ्रेंड्स? गुरु शिखर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अरावली जो श्रेणी है फ्रेंड्स, वो तो मैंने आपसे बताया था वो 3 राज्य में स्थित है, ठीक है ना। 3 राज्यों में स्थित है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितनी है? देखिए अरावली पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में से एक है। इसकी जो अनुमानित आयु है वो लगभग 570 मिलियन वर्ष है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स अन्नामुडी। कौन सी? अन्नामुडी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर कह रहा है, तो उत्तर से दक्षिण, मैंने आपसे बताया था उत्तर का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की तरफ पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आती है? तो सबसे पहले जो पहाड़ी आती है वो आती है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ,
ठीक है। फिर आती है जावदी पहाड़ियाँ, फिर आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और फिर आती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और फिर उसके बाद आती है फ्रेंड्स कार्डमम हिल्स। याद रखिएगा, उसके बाद क्या आती है? कार्डमम हिल्स, यानी कह सकते हैं कि इलायची की पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन की जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। उत्तर से शुरू होकर के दक्षिण के क्रम में बात करें तो पहले नल्लामलाई की पहाड़ी, फिर जावदी की पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद एक आता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सबसे अंत में कार्डमम हिल्स। क्या है? कार्डमम हिल्स। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी फ्रेंड्स बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी की पहाड़ी। तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, वो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कह रहा है कि पश्चिमी घाट में अन्नामुडी सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिमी घाट की बात करें तो अन्नामुडी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। तो इस पहला जो है ये बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। तो ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिप्त घाटियां मानी जाती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। जबकि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है, तो ये फ्रेंड्स गलत है। क्या नहीं, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पश्चिमी घाट जो है ना, ये उसका उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर नहीं है, बल्कि पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, ये ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो याद रखिएगा, जो अजंता है, मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, जो अजंता है ना फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, और केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, ये डबल हो चुका है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बात कर रहा है, तो दक्षिण से उत्तर का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, नीचे से अगर ऊपर की बात करें तो इस क्वेश्चन की याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिए, जो है ना, सबसे पहले सतमाला की पहाड़ी आएगी। क्या आएगी? सतमाला की पहाड़ी। फिर आती है कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर आती है नागा पहाड़ियाँ, फिर अंत में आती है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का विकल्प यानी कह सकते हैं पहले 1, 2, 4 और 3। क्या है? 1, 2, 4 और 3। एक कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। सबसे पहले सतमाला की पहाड़ी आती है दक्षिण से उत्तर के क्रम में, दूसरे पे कैमूर की पहाड़ी है, तीसरे पे पीर पंजाल है, और चौथे पे नागा की पहाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कार्डमम की पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। तो देखिए, कार्डमम की जो पहाड़ी है ना फ्रेंड्स, वो कर्नाटक और केरल राज्य की सीमाओं पर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, सॉरी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, कहाँ है? केरल और तमिलनाडु है ना, केरल और तमिलनाडु के बीच है। ठीक है ना। कार्डमम हिल्स जो कि दक्षिण भारत या कह सकते हैं भारत के सबसे दक्षिण में स्थित जो पहाड़ी है कार्डमम हिल्स है, जो कि केरल और तमिलनाडु में स्थित है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो अभी मैंने लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कराया था उसमें मैंने सेवराय पहाड़ियों की चर्चा की थी। तो जो सेवराय की पहाड़ियाँ ना फ्रेंड्स, वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो देखिए, महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? तो देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र में जो पहाड़ी स्थित नहीं है वो है मांडव की पहाड़ियाँ। कहाँ है मांडव की पहाड़ियाँ? यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महादेव पहाड़ियाँ का भाग है। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो देखिए, मैंने बताया था कि महादेव की जो पहाड़ी है ना, वो जो है सतपुड़ा का भाग है। किसका है? सतपुड़ा का भाग है, जो कि कहाँ स्थित है? तो महादेव पहाड़ी का जो सतपुड़ा का जो हिस्सा है ना, महादेव की पहाड़ी, इसको मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धूपगढ़ चोटी है।
धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, किस रेंज में आती है? तो मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि जो धूपगढ़ चोटी है ना, ये सतपुड़ा रेंज में आती है, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ की चोटी है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पारसनाथ पहाड़ियां की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ के पहाड़ी की ऊंचाई जो है ना फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो वो कितनी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो है 1365 मीटर। कितनी है फ्रेंड्स? 1365 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट मैंने बताया किस देश में है, तो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, दूसरे नंबर पे K2 आता है, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सही क्रम कौन सा है? तो अगर सही क्रम की बात करें तो देखिए, बढ़ते क्रम की बात करें, अगर ऊंचाई में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है तो वो है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे आते हैं गाडविन आइस्टीन, और तीसरे पे कंचनजंगा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा, विकल्प नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो ये किस हिमालय का हिस्सा है नंदा देवी चोटी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो कुमायूं हिमालय है ना, इसी का हिस्सा है नंदा देवी चोटी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। नंदा देवी चोटी किसका हिस्सा है? तो कुमायूं हिमालय का है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, यानी इसका भी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत की बात करें तो ये जो है ना पूर्ण रूप से राजस्थान में स्थित है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यानी कह रहा है फ्रेंड्स कि पूर्व से पश्चिम की बात किया जा रहा है। तो पूर्व से पश्चिम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले कौन सी आती है? तो सबसे पहले आपकी आती है नामचा बरवा, पूर्व से पश्चिम की बात करें, फिर आता है कंचनजंगा, फिर मकालू, और फिर आता है एवरेस्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो देखिए, मैंने आपसे बताया था कि जो त्रिपुरा है ना, मैंने क्वेश्चन सीधा बता दिया था कि जो त्रिपुरा है ना, ये पटकाई पर्वत श्रेणी में नहीं आता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम जो है ना, ये पटकाई पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये जो पटकाई पहाड़ियां ना फ्रेंड्स, ये भारत और म्यांमार के बीच स्थित जो है ना, ये सीमा बनाती हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट साथ ही साथ आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है ना। बेल आइकन दबा करके आल जरूर कर दीजिएगा, जिससे इसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर मिल सके, ठीक है। और ऐसे ही मजेदार टॉपिक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।